तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है हम लोगों की यूपी टेट और एमपी टेट की फिर से। बीच में थोड़े दिनों के लिए क्लासेस बंद थी क्योंकि मैं कहीं बिज़ी हो गया था थोड़ा सा ज़्यादा। तो आज से शुरू करते हैं और जो पहली क्लास हम लोगों की रहेगी वो चाइल्ड डेवलपमेंट की ही रहेगी। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब जो स्टार्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट की होती है कि बाल विकास में वृद्धि और विकास, ये चैप्टर 1 है। और यहाँ से सारी चीज़ों को सही तरीके से समझते हुए चलना, उसके बाद में आगे का बाल विकास कुछ भी समझना नहीं पड़ेगा अगर हम लोगों ने यहाँ से सारी चीज़ों को सही तरीके से समझ लिया है, मतलब समझते हुए चलते हैं तो ठीक है। तो जो बाल विकास होता है हम लोगों को जो ये पता है कि वृद्धि और विकास क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वृद्धि हमारी वो चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जो मेजरेबल होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वृद्धि होती है। कि जिसको हम तौल सकें, है ना, कि तौला जा सके, या जिस चीज़ को मापा जा सके, जैसे हाइट हमारी मापी जा सकती है, वेट हमारा तौला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी वृद्धि में आती हैं। वृद्धि का मतलब ग्रोथ में आती हैं, ठीक है। तो वृद्धि क्या होती है, सबसे पहले जिस चीज़ को हम माप या तौल सकते हैं या जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं वो हमारी मेजरेबल होती है ना, कि मापा जा सकता है, वो हमारी मेजरेबल हो जाती है। वृद्धि नेचर में कैसी होती है, क्योंकि सिर्फ मात्रात्मक ही होती है, क्योंकि जो चीज़ बढ़ रही है वो हमारी मात्रा में ही बढ़ेगी। अगर हम किसी चीज़ को नाप सकते हैं, जैसे हमको पानी चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि 2 गिलास पानी चाहिए, तो वो क्या हो जाती है, मात्रा हो जाती है, मात्रात्मक हो जाती है चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वृद्धि एक छोटा कॉन्सेप्ट है। छोटा मतलब एक नैरो कॉन्सेप्ट है कि ये अगर हमारी वृद्धि है तो ये विकास है। विकास एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है और इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे सारे डोमेन आ जाते हैं डेवलपमेंट के, ऑल द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। वो सारे डेवलपमेंट में आते हैं। लेकिन जो वृद्धि होती है ये हमारी सिर्फ शारीरिक होती है, सिर्फ फिजिकल डोमेन जो होता है वो हमारा वृद्धि में आता है। और फिजिकल में भी हमारे दो तरीके के डोमेन होते हैं, द वन इज़ ग्रोथ एंड सेकंड वन इज़ डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट में भी जो आकार बढ़ रहा होता है हमारे अंगों का, हमारे बॉडी की सेल्स का या कोशिकाओं का, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, वृद्धि में आती हैं, ठीक है। अदर थिंग्स जो जितनी भी आती हैं वो हमारी डेवलपमेंट में आती हैं। तो दायरा क्या होता है, इसकी एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है। और टाइमिंग इसकी क्या होती है, वृद्धि हमारी एक समय पर रुक जाती है। मेच्योरिटी इस चीज़ को बोल देते हैं कि किसी में 18 साल के बाद में वृद्धि रुकती है, किसी में 20 साल के बाद में रुकती है। तो ये कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि जैसे ही आपका 18 साल हुआ, 18 साल वाला बर्थडे आपका जैसे ही हुआ अगले दिन से आपकी वृद्धि बिल्कुल रुक गई, ऐसा नहीं होता है। मतलब 18 से 20 साल तक ये रुक जाती है, मेच्योरिटी जैसे ही आ जाती है वैसे ही, ठीक। ठीक है, तो आगे देखते हैं वृद्धि के बाद में क्या आता है, विकास की बात करते हैं। विकास में क्या होता है कि विकास जो है ये हमारी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। लाइफ लॉन्ग जर्नी का मतलब क्या हो गया कि पैदा होने से पहले, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ से लेकर के और जब तक कि बच्चे की, बच्चा क्या मतलब फिर तो वो बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु नहीं हो जाती। तो गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया हमारी क्या होती है, गर्भ से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलती है। ये प्रक्रिया हमारी कौन सी होती है, ये हमारा डेवलपमेंट होता है। कि मृत्यु के 10 सेकंड 20 सेकंड पहले तक इंसान के दिमाग का डेवलपमेंट हो ही रहा होता है। कि ऐसा नहीं है कि अगर डेथ से 2 दिन पहले इंसान कुछ सीख रहा हो तो वो सीख नहीं सकता, वो सब कुछ सीख सकता है। बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि विकास में हमारा शारीरिक विकास भी आता है, और शारीरिक विकास में ही एक डोमेन शारीरिक विकास का होता है वृद्धि, जिसको हम माप सकते हैं। तो विकास को हम माप सकते हैं, सारे विकास को नहीं, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट को। अगर हम यहाँ पे मात्रात्मक की बात करें तो जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, जो हमारा फिजिकल है उसको हम माप सकते हैं। और गुणात्मक क्या होता है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम, जिसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कि पहले किसी को 20 तक टेबल्स आते थे, अब उसको 50 तक टेबल्स आते हैं, तो ये उसका डेवलपमेंट हुआ है। पहले जो इमोशनली ज़्यादा अनस्टेबल था, अब वो इमोशनली स्टेबल हो चुका है। तो ये क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। टाइमिंग क्या होती है, तो डेवलपमेंट की कोई टाइमिंग नहीं होती, ये हमारी वॉम्ब टू टॉम्ब या वूम्ब टू टूम्ब, ठीक है। और कॉन्सेप्शन टू डेथ चलता है। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है गर्भधारण, है ना, कॉन्सेप्शन का मतलब गर्भधारण। तो गर्भधारण से लेकर के और डेथ तक चलने वाली प्रक्रिया है। दायरा क्या होता है कि ये एक व्यापक प्रक्रिया, मैंने बताया था ना कि अगर वृद्धि का डोमेन ये है तो विकास का डोमेन ये है। विकास के अंदर वृद्धि आती है, ठीक है। ये हो गया, वृद्धि इसी का हिस्सा है। मापा क्या जा सकता है, सीधे मापा नहीं जा सकता, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। विकास को क्या किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। कि हाँ, कि पहले से बेटर सोच हो गई, पहले से बेटर तरीका हो गया बात करने का, है ना, पहले से बेटर थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है। अब अगर वृद्धि और विकास की बात करें एक डिफरेंस की, तो वृद्धि क्या होता है, शारीरिक बदलाव होता है। विकास क्या होता है, होलिस्टिक चेंजेस होते हैं, समग्र बदलाव, मतलब सारे, हर डोमेन। डोमेन कौन कौन सा होता है, देखो, एक तो फिजिकल होता है जिसको हम शारीरिक कहते हैं,
दूसरा कॉग्निटिव होता है जिसको हम लोग मानसिक या बौद्धिक कह देते हैं। तीसरा हमारा सोशल होता है और फिर हमारा इमोशनल होता है। देखो सोशल का मतलब हो जाता है सामाजिक और इमोशनल का मतलब हो जाता है हमारा सांवेगिक। एनसीईआरटी क्या कहता है कि ये सोशल और इमोशनल एक सिंगल डोमेन है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से विकास के कितने टाइप होते हैं या कितने डोमेन होते हैं, वो 3 डोमेन होते हैं। पहला हमारा शारीरिक होता है, कॉग्निटिव होता है मतलब मानसिक या बौद्धिक, और फिर हमारा सोशियो इमोशनल एक में कर दिया एनसीईआरटी ने। ठीक है। वृद्धि हमारी मात्रात्मक होती है, विकास क्या होती है, मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है। वृद्धि क्या है, किशोरावस्था में रुक जाती है, ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम पे, और विकास का क्या रहता है, ये हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। वृद्धि को हम लोग सीधे माप सकते हैं कि किसी का वजन मापना है, नाप लो उसको, ठीक है। महसूस या आकलन किया जा सकता है विकास को, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, नाप नहीं सकते। अच्छा, वृद्धि का सीन क्या है कि अगर वृद्धि नहीं भी हो रही है किसी की, फिर भी उसका विकास होगा, है ना। कि जैसे कुछ लोगों की हाइट नहीं अगर बढ़ी है तो ऐसा नहीं है कि उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ या उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ या सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन्हें सोसाइटी में बात, अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ेगी तो क्या वो सोसाइटी में बात नहीं कर पाएगा लोगों से, है ना। या किसी की अगर हाइट नहीं बढ़ी तो क्या वो मैथ के क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा या वो क्रिएटिव नहीं होगा। ठीक है। अभी एक एमबीबीएस डॉक्टर हुए राजस्थान के जो डॉर्फ थे, डॉर्फिज्म था जिनको, आई थिंक उनकी हाइट 3 फीट के आसपास है, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राजस्थान के ही थे वो। तो वो एमबीबीएस डॉक्टर होगा जबकि 3 फीट उनकी हाइट है, तो उनकी हाइट नहीं बढ़ी इसका मतलब ये नहीं कि उनका अदर डोमेन्स जो है वो प्रभावित हुए, ऐसा नहीं है। तो वृद्धि के बिना भी विकास संभव है, डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारे आता है विकास को संचालित करने वाले सार्वभौमिक नियम, कुछ रूल्स हैं, विकास के कुछ रूल्स हैं जिनको हम लोग विकास के सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत क्या है, बहुत आराम से समझना। पहला तो आप लोगों को पता ही चल गया, इसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है ये हमारा निरंतर चलता रहता है। निरंतर चलने का मतलब एक बच्चे का जो कॉन्सेप्शन होता है या गर्भावस्था या गर्भधारण होता है, वहाँ से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। पहले उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है जिस समय वो गर्भ में होता है, उसके बाद में जन्म के बाद में शैशवावस्था में वो खड़, फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, फिर वो बात करना सीखता है, फिर इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखता है। तो ये लगातार चलता रहता है टिल डेथ। तो ये हमारा विकास का कौन सा सिद्धांत होता है, इसी को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मैं ये भी चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि क्वेश्चन लिखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, निरंतरता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत, इस तरीके से दिया होगा। तो वहाँ से हमें चूज़ करना होता है कि कौन सा जो प्रिंसिपल है वो हमसे ये कहता है कि विकास लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो निरंतरता का सिद्धांत। फिर क्या आता है कि जो परस्पर संबंध की बात करते हैं हम, इसमें हमने अभी बताया ना कि एक विकास होता है हमारा शारीरिक, ठीक है। दूसरा जो डोमेन होता है वो होता है मानसिक, मानसिक को ही हम बौद्धिक भी कह लेते हैं ना, मानसिक कहो या बौद्धिक कहो। फिर हमारा होता है सामाजिक, और फिर हमारा होता है सांवेगिक। हालांकि एनसीईआरटी ने सामाजिक और सांवेगिक को एक में जोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम 4 टाइप का ही विकास लेकर के चलते हैं। शारीरिक हमारा होता है फिजिकल, मानसिक हमारा होता है कॉग्निटिव या मेंटल, सामाजिक हमारा होता है सोशल, और सांवेगिक हमारा होता है इमोशनल। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होते हैं कि जैसे अगर किसी का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बौद्धिक विकास नहीं हुआ, तो मानसिक विकास ना होने की वजह से बच्चा थोड़ा सा सोसाइटी में बात करने में हेजिटेट करता है या फिर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाता है, ठीक है। या मानसिक विकास ना हो पाने की वजह से उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, कि मानसिक रूप से आप लोग अगर अपने आसपास देखें कोई इस तरीके का जिसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से ना हो पाया हो, वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने में भी थोड़ा सा उसको परेशानी रहती है। उसको समझ में नहीं आता है कि अचानक से गुस्सा आ जाता है बच्चों को, या फिर अचानक से वो लड़ने लगते हैं या रोने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो ये सारे विकास जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इनका इंटर रिलेशन का क्या बोलता है, परस्पर संबंध, कि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर एक विकास प्रभावित होता है तो अदर विकास भी प्रभावित होंगे। अब जैसे इमोशनल डेवलपमेंट अगर प्रभावित होता है तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी प्रभावित हो जाता है। कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो उनका चेहरा देख के पता चलता है कि इस इंसान को डिप्रेशन है या ये किसी तरीके के डिप्रेशन में है, ठीक है। घर में भी इस चीज़ को बोला जाता है कि अगर दिमाग सही नहीं है, मतलब दिमाग से अगर परेशान हो तो कितना भी अच्छा खा लो शरीर में नहीं लगेगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट को भी वो उस पर भी इफेक्ट डालती हैं। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का। देखो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होता है कि हर बच्चा अलग है ना। कि यहाँ पे हमारे पास में मान लो 2 जुड़वा बच्चे भी अगर हैं तो इनका भी डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगा। जरूरी नहीं है कि इन दोनों का मेंटल स्टेटस बिल्कुल सेम हो, है ना।
ये ऐसा क्यों होता है, कि क्या इन्वायरमेंट इफेक्ट डालता है, क्या हेरिडिटी इफेक्ट डालती है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ऐसा है कि दो बच्चे एक समय पे अगर किसी भी हॉस्पिटल में जो पैदा हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों का डेवलपमेंट भी बिल्कुल सेम तरीके से चले, बिल्कुल अलग होता है। दो बच्चों का विकास बिल्कुल अलग होता है। उनका जो विकास होता है वो दर जो होती है, दर मतलब रेट, कि किसी में जल्दी विकास हो रहा है, किसी में धीरे से विकास हो रहा है, कोई जल्दी लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली, किसी को लैंग्वेज अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या कहती है कि दर अलग अलग होती है। क्यों होती है? आनुवांशिकता की वजह से और वातावरण की वजह से। अभी मान लो कि इंडिया के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसको उसमें से जुड़वा बच्चे दो पैदा होते हैं, उसमें से एक को हम इंडिया में रख लें, दूसरे को हम अमेरिका भेज दें, तो दोनों का डेवलपमेंट एकदम चेंज होगा। किसकी वजह से? इन्वायरमेंट की वजह से। क्योंकि इसको जो इन्वायरमेंट मिला वो इंडिया का मिला, उसको हिंदी लैंग्वेज का इन्वायरमेंट मिला, या किसी भी लैंग्वेज का मिला, इंडियन लैंग्वेज का मिला। जो अमेरिका गया उसको इंग्लिश लैंग्वेज का इन्वायरमेंट मिला, तो उसकी लैंग्वेज ही डिफरेंट होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का। तो ये नंबर 2 हो गया परस्पर संबंध, नंबर 3 हो गया व्यक्तिगत भिन्नता। नंबर 4 की बात करते हैं, समान प्रतिमान। समान प्रतिमान का मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस होती है वो सेम होती है। सीक्वेंस सेम होने का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा आफ्टर बर्थ, जो हमारी पहली स्टेज होती है वो हमारी कौन सी होती है? वो इन्फेंसी होती है। इन्फेंसी का मतलब हो गया शैशवावस्था। ठीक है, सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। तो शैशवावस्था सब में शैशवावस्था ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जन्म के बाद सीधे किशोरावस्था में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो जो इनका क्रम है, जो इनकी सीरीज है, जो पैटर्न है, वो एकदम सेम रहता है कि शैशवावस्था होगा, फिर बाल्यावस्था होगा, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर वृद्धावस्था, है ना। कि सबसे पहले इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर चाइल्डहुड के बाद में हमारा किशोरावस्था, या फिर हमारा किशोरावस्था को क्या बोलते हैं? एडल्टहुड। ठीक है, तो वो आएगा। ठीक, तो ये हमारा प्रतिमान जो होता है, ये पैटर्न जो होता है, ये यूनिफॉर्म होता है सारे बच्चों में। ये चौथा सिद्धांत है। फिर पांचवें की बात करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। सामान्य से विशिष्ट की तरफ क्या चलता है? इसको ऐसे समझो कि बच्चा जो पहले है जनरल चीज़ें करता है। जनरल चीज़ें मतलब कि हाथ से बॉल को पकड़ लेना, तो वो पूरे हाथ का यूज़ कर रहा है, तो ये एक जनरल चीज़ है। ठीक है, जनरल एक्शन है। लेकिन वो अपनी उंगलियों का यूज़ करके लिख रहा है, ये स्पेसिफिक चीज़ है। क्योंकि लिखना सबको नहीं आता, बॉल सब पकड़ लेते हैं, है ना। मतलब जो मेरे कहने का मतलब है उस चीज़ को समझो कि बच्चा पहले नॉर्मल मैथ सीखता है, 1 2 3 4, पहले गिनतियाँ सीखता है। गिनतियाँ सीखने के बाद में वो थोड़ा सा हाई लेवल की मैथ सीखता है। और हाई लेवल की मैथ सब नहीं सीख पाते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबको नहीं आता है। स्टेटिस्टिक सबकी अच्छी नहीं होती मैथ में, लेकिन वो स्पेसिफिक चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले जनरल चीज़ें शुरू होती हैं और उसके बाद में स्पेसिफिक चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे विकास की दिशा। विकास की दिशा के भी हमारे पास में दो सिद्धांत होते हैं, इनको याद कर लो, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो हमारा होता है मस्तकधोमुखी, मस्तकाधोमुखी। इसको इस तरीके से याद करने से अच्छा है सिफेलोकॉर्डल याद करो। सिफेलोकॉर्डल होता है, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? ये सर से पैर की तरफ चलता है। तो सी से सिफेलो और सी से सिर, इस तरीके से याद करोगे तो याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं आएगा। वरना सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों कन्फ्यूज करते हैं। तो सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ चलने का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा हमारा छोटा होता है, जब शैशवावस्था में होता है, तो उसकी गर्दन पे उसका कंट्रोल नहीं होता। उसकी गर्दन कहीं भी ऐसे 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 लुढ़कती रहती है परमानेंट। तो सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन पे कंट्रोल करना शुरू करता है, वो गर्दन को उठाना शुरू करता है। फिर गर्दन के बाद में बॉडी के नीचे वाले पार्ट, फिर उसके हाथ चलना शुरू होते हैं। फिर सबसे लास्ट में बच्चा खड़ा होना शुरू करता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये दिशा हो जाती है सिर से पैर की तरफ। दूसरा हमारा क्या होता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। इसमें क्या होता है कि सेंटर टू, जो हमारी वृत्त की तरीके से इसको समझो, तो ये परिधि होती है। तो ये केंद्र से परिधि की तरफ चलता है। हिंदी में इसको केंद्र से परिधि भी बोलते हैं, समीप से दूर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले सेंट्रल, मतलब ये जो सेंट्रल के बॉडी पार्ट्स हैं इसके, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, इन पे मतलब इन पे पहले बच्चा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, पहले इन पे कंट्रोल आता है, उसके बाद में धीरे 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 हाथ में आता है। तो बच्चा पहले अपनी रिस्ट पे कंट्रोल करता है, उसके बाद में पाम पे कंट्रोल करता है, चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है, उसके बाद में वो उंगलियों से पकड़ना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सबसे पहले उंगली से ही पेंसिल पकड़ना शुरू कर दे, वो पहले अपने पूरे हाथ का यूज़ करता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। इस तरीके से ये जो है सेंटर से और बाहर का जो पेरीमीटर होता है उसकी तरफ चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है? इसके बाद में बात करते हैं कि कौन कौन से डोमेन होते हैं। ये मैंने बताया था ना कि डोमेन कह लो, कौन कौन से डोमेन होते हैं। पहला फिजिकल होता है, दूसरा हमारा कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक या बौद्धिक इसको कहते हैं। फिर हमारा सामाजिक होता है और हमारा संवेगात्मक होता है। इनको एक बार थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। देखो, फिजिकल डोमेन में दो चीज़ें आती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। इसमें जो मोटर स्किल्स होती है, मोटर स्किल्स मतलब जहाँ पे बच्चा अपनी शरीर का यूज़ कर रहा है,
है ना, उनको हम मोटर स्किल्स कहते हैं। मोटर स्किल्स दो तरीके की होती है, एक होती है ग्रॉस और एक होती है फाइन। ग्रॉस को हम लोग बोलते हैं स्थूल और फाइन को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म। ग्रॉस को बोलते हैं स्थूल और फाइन को बोलते हैं सूक्ष्म। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, जहाँ पे बच्चा अपनी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करता है, बिग मसल का जहाँ पे यूज़ करता है, वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स या स्थूल गामक कौशल होता है। जैसे दौड़ना हो गया, है ना, स्विमिंग करना हो गया, हाथ से कोई चीज़ उठाना हो गया, तो ये सारी की सारी किस में आएंगी, क्योंकि बड़ी मसल का यूज़ हो रहा है, तो ये ग्रॉस में चली जाती हैं। फाइन में क्या होता है, जैसे ड्राइंग बनाना या पैर की उंगलियों से बालू में या मिट्टी में बच्चा पैर की उंगलियां ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, तो वो चीज़ें हमारी किस में चली जाती हैं, वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स में चली जाती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ये बौद्धिक होता है। बौद्धिक मतलब बच्चे की सोचने समझने की क्षमता। ठीक है, इसमें यहीं पे एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फेयर होते हैं। ये मैं हर बच्चे को बताता हूँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत आराम से आता है। एक हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, एक हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर जो होता है ये लॉजिकल होता है। ये कैसा होता है, लॉजिकल होता है। एल से लेफ्ट, एल से लॉजिकल। लॉजिकल मतलब सारा जो मेंटल वर्क होता है वो सारा का सारा लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है, और जितना भी क्रिएटिव होता है वो सारा हमारा राइट हेमिस्फेयर में होता है। क्रिएटिव मतलब ड्राइंग बनाना, अच्छी ड्राइंग बनाना, पोएम लिखना, है ना, वो सारी क्रिएटिव वर्क जितना भी होगा वो सारा का सारा राइट हेमिस्फेयर उसके लिए जिम्मेदार होता है, और जितना भी लॉजिकल थिंकिंग होती है उसके लिए हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है। ठीक, ये संज्ञानात्मक हो गया। फिर सोशल की बात करते हैं। सोशल का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा सोसाइटी में कैसे रहता है, सोसाइटी में रहना सीखना ही हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। कि अगर हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हमें सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, सोसाइटी में किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि देखो इंसान के बारे में बात है ना कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल का मतलब यह है कि जब वो सोसाइटी बनाता है, वो एक सोसाइटी में रहना शुरू करता है, तो सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं जो उसे फॉलो करने पड़ते हैं। हर सोसाइटी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि उस सोसाइटी के कोई रूल नहीं है। तो हर सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिटन होते हैं, कुछ अनरिटन होते हैं, है ना। कि जैसे ट्राइब्स हैं तो ट्राइब के अपने रूल्स हैं, कि ट्राइब में कोई ट्राइब का रूल है कि कपड़े नहीं पहनेंगे, तो उनका यही रूल है कि कपड़े नहीं पहनने, है ना। तो इस तरीके के रूल्स होते हैं, हर सोसाइटी के कुछ ना कुछ रूल्स जरूर होते हैं। तो उन रूल्स के एंड रेगुलेशन के साथ में कंपैटिबल होना ही हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है ना कि बच्चा 6 साल की उम्र में ये तो सीख लेता है कि बोलना कैसे है, वो बोलना तो सीख लेता है, लेकिन सारी जिंदगी सारी उम्र लग जाती है ये सोचने में कि बोलना क्या है। कि बोलना तो आ गया, लेकिन क्या बोलना है ये कोई मतलब ये कभी नहीं सीख पाता है बच्चा, मतलब कुछ लोग, सारे बच्चे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है कि क्या बोलना है ना, कि किसके सामने क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ठीक है, फिर इमोशंस की बात करते हैं, संज्ञानात्मक। इसमें क्या होता है कि जो इमोशंस होते हैं उन पे कंट्रोल करना। इमोशंस के लिए बहुत बढ़िया एक डेफिनेशन अरस्तू ने दी है, कि अरस्तू ने कहा है कि गुस्सा बहुत अच्छी चीज़ है, गुस्सा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि ये पता हो कि कब करनी है, किस पर करनी है, कहाँ करनी है और कितनी करनी है, तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज अच्छी चीज़ नहीं है। ये अरस्तू ने कहा है, ये गुस्सा के लिए कहा है। वही गुस्सा है, प्रेम है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि हमें किसके सामने अपने इमोशंस को दिखाना है और किन इमोशंस को नहीं दिखाना है, किस जगह पर हमारे इमोशंस किस तरीके के होने चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि हम किसी के फ्यूनरल में हंस रहे हैं, किसी के फ्यूनरल में हम हंस रहे हैं, या फिर कोई हंसी वाली बात है वहाँ पे मुंह बनाए बैठे हैं कि हमको जोक समझ में नहीं आता है। तो वो सारे इमोशंस इम्बैलेंस जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाते हैं, कि किस तरीके से हाउ टू डेवलप योर इमोशंस। फिर आगे बात करते हैं जन्म से किशोरावस्था तक का सफ़र। ये स्टेजेस हैं और क्या क्या इनकी एज होती है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रसव पूर्व या गर्भधारण से जब ये जो कंसेप्शन से बर्थ तक की जो स्टेज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री नेटल बोलते हैं। क्योंकि नेटल माने बर्थ होता है, नेटल माने क्या होता है, बर्थ होता है। इसके बाद की सारी अवस्थाएं पोस्ट नेटल होती हैं, ये होती हैं पोस्ट नेटल, और इससे पहले की ये प्री नेटल होती है। क्योंकि नेटल का मतलब बर्थ होता है, रूट वर्ड है बर्थ के लिए नेटल। तो प्री नेटल में क्या होता है, शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, क्योंकि बॉडी ही डेवलप हो रही है बच्चे की, है ना। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी बॉडी ही डेवलप होती है, कि वो धीरे 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 जाइगोट बनता है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद में हमारी शैशवावस्था आती है, ये 0 से 2 साल तक चलती है। कुछ बुक्स में तुम लोगों को 0 से 3 भी मिल जाएगी। तो अगर 0 से 3 मिले तो मेरी इस पर वापस चैनल पे आके कमेंट में ये मत कहना कि आपने गलत पढ़ा दिया, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने स्टेजेस को अलग अलग एज दी है। मैं आपको वो एज बता रहा हूँ जो सर्वसम्मति से स्वीकार की गई है ना। तो इसमें शैशवावस्था में होती है। उसके बाद में क्या होता है, बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। बाल्यावस्था वैसे हमारी 2 से 12 साल चलती है, इसमें 2 पार्ट हम कर देते हैं 6-6 साल के। एक हमारा 2 से 6 साल चलता है और एक हमारा 6 से
12 साल चलता है। इसको हम उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, और 2 से 6 वाले को हम पूर्व बाल्यावस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। उसके बाद में किशोरावस्था आ जाती है, जो कि हमारी 12 से 18 चलती है। ठीक, अब बात को समझते हैं। शैशवावस्था में क्या होता है? देखो, शैशवावस्था में बच्चे का भी अभी जन्म हुआ है, ना उसको कुछ बोलना आता है, ना उसको कुछ सोचना आता है, ना उसको ये पता है कि कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन भैया, कौन दीदी, कौन चाचा, कौन चाची, उसे कुछ भी नहीं पता है। वो सारी की सारी चीज़ों को सीखता है अपने सेंसेस से। सेंसेस मतलब जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कि उसको जो दिख रहा है वो उसके लिए वही दुनिया है। ठीक है, और उसका भोजन है, ठीक है, जो भी उसका भोजन है, ब्रेस्ट फीड पे ही वो डिपेंड रहता है, तो वहाँ पे भी उसकी ज्ञानेंद्रिय काम आती है। बॉडी, वो टच से या गोद में रहना पसंद करता है, इस तरीके से। तो वो सीख किस चीज़ों से रहा होता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीख रहा होता है, उन्हीं पे वो डिपेंडेंट होता है। ज्ञानेंद्रियों की वजह से वो धीरे 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 चलना सीखता है, रेंगना सीखता है, रेंगने के बाद में वो खड़े होकर के चलना सीखता है, सारी चीज़ें भी हैं। जब हम अभी शैशवावस्था को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और जानेंगे। फिर बाल्यावस्था में क्या होता है? अब देखो, बाल्यावस्था में 2 साल तक बच्चा शैशवावस्था में वो मतलब लेटा रहा, अब वो उठ के चलना खेलना शुरू हुआ है, अब उसने चीज़ों को पकड़ना शुरू किया है। तो अब जब वो चीज़ों को पकड़ना शुरू करेगा तभी तो वो खिलौने खेल पाएगा ना। तो बाल्यावस्था को ही हम क्या कहते हैं? खिलौने की आयु कहते हैं। फिर भाषा का विकास तेजी से होता है, क्योंकि ये 2 से 6 साल यहीं पे बच्चा बोलना शुरू करता है। शैशवावस्था में लगभग 2 से ढाई साल में बच्चा बोलना शुरू करता है जनरली। ठीक है, कुछ लोग जल्दी भी शुरू हो जाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हमने तो 1.5 साल में बोलना शुरू कर दिया था, तो इस बात से कोई लड़ेगा नहीं। या किसी खुशी में 3 साल में कोई बोलना शुरू करता है, तो लगभग बाल्यावस्था में सब बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब जब बोलना शुरू किया है तो वो कुछ भी बोलेगा, उसको जो शब्द उसके सामने बोलोगे वो उन्हीं शब्दों को रिपीट करेगा। ठीक है, इसीलिए बाल्यावस्था को इसको इमिटेशन की भी एज बोलते हैं। नकल करने वाली जो एज होती है वो भी हमारी यही होती है, बच्चा नकल कर करके ही सीखता है। तो यहीं पे वो वर्ड रिपीट करता है। तो इसीलिए जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रूशियल टाइम होता है वो यही बाल्यावस्था होता है। इस एज में अगर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है तो वो फिर आगे चल करके उन चीज़ों को सही करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। कि जैसे कबीरदास नहीं कि यहाँ कहें कि धागा तोड़ के फिर से दोबारा से अगर बांधोगे तो गांठ पड़ जाएगी, है ना। फिर बात करते हैं उसकी उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा 6 साल में स्कूल जाना शुरू कर देता है, 6 से 12 साल में। अब जब वो स्कूल जाएगा तो उसको स्कूल के दोस्त मिलेंगे, स्कूल के दोस्तों से उसकी फ्रेंडशिप होगी, जब उसकी फ्रेंडशिप होगी तो उसका ग्रुप बनेगा। तो वो ग्रुप बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम गैंग एज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गैंग एज बोलते हैं। तो गैंग एज हमारी क्या होती है? लेटर चाइल्डहुड होती है। इनके बारे में मतलब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में 2 चीज़ें याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक चीज़ तो एग्जाम में ज़रूर पूछता है, ज़रूर पूछता है। एक तो किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था है। ये किसने कहा था? ये स्टैनले हॉल ने कहा था। और इसको आइडेंटिटी क्राइसिस कहा था, ये एरिक इरिक्सन ने कहा था। एरिक इरिक्सन एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि आइडेंटिटी क्राइसिस कि बच्चा ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं हूँ कौन, कि हु एम आई। कि 12 से 18 साल में होता क्या है कि देखो, बच्चे के अंदर हार्मोनल जो चेंजेस आ रहे होते हैं 12 साल में, बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी, कि हार्मोन्स जो होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, इनका जो सेक्रेशन होता है वो बढ़ता है 12 से 18 साल की एज में। तो यहाँ पे बच्चा वो भी नहीं समझ पा रहा होता है कि क्या हो रहा है, दाढ़ी निकल रही है, आवाज़ मोटी हो रही है लड़कों के, तो वो चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे बच्चा 12 से 18 साल में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फील करने लगता है। मतलब थोड़ा सा, क्योंकि बाल्यावस्था में अभी तक वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था घर वालों पे, फैमिली पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, अब इंटरमीडिएट में भी जाना है, हाई स्कूल में भी जाना है, तो यहाँ से बच्चा अपने थोड़े से निर्णय लेना शुरू करता है। कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चा लेकर के चल रहा होता है, तो इसलिए स्टैनले हॉल ने क्या बोला है? इसको तनाव तूफान की अवस्था बोला है, और आइडेंटिटी क्राइसिस बोला है एरिक इरिक्सन ने। और ये क्या होता है? पहचान का संकट, कि यहाँ पे आकर के बच्चा ये सोचता है कि मुझे करना क्या है। तो इस एज में अगर बच्चे को ये पता चल जाता है कि उसे करना क्या है, ठीक है, ये 12 से 18 वाली एज, मतलब 18 तो ऐसा नहीं है कि 18 साल के बर्थडे के बाद में बच्चे का ये ख़त्म हो गया तनाव तूफान या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस। 18 का मतलब होता है 18 से 20, तो ठीक है, 12 से लगभग 18-20, जब तक मैच्योरिटी नहीं आती। तो अगर बच्चे को यहाँ पे उसकी लाइफ के गोल्स पता चल जाते हैं, यहाँ पे उसको एक क्लियर गोल्स मिल जाते हैं लाइफ के, तो फिर तो वो सही रास्ते पे चलता रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे उसको क्लियर गोल नहीं मिल पाए तो फिर ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ये उसका लाइफ टाइम बना रहता है, कि मुझे ये करना चाहिए या मैं ये कर लूँ, मुझे ये करना चाहिए या मैं ये कर लूँ, मैं ये भी काम अच्छा करता हूँ। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस उसका हमेशा ही चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी अगली स्टेज है, अब तो स्टेजेस तो ख़त्म हो गई, अब आगे बात करते हैं विकास को आकार देने वाले कारक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विलियम वुड्सवर्थ ने इस चीज़ को बोला था। क्योंकि कई सारे साइकोलॉजिस्ट पर लड़ाई चल रही थी। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक, कि माता पिता के अगर जीन्स अच्छे हैं तो बच्चा भी होशियार होगा। ठीक है,
जेनेटिक होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट हमारा जेनेटिक होता है। जैसे माता पिता का भी की भी 2 आँखें थीं, 1 नाक था, 1 मुँह था, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, तो ये जेनेटिक आया बच्चों में भी। तो वो बच्चे भी वैसे ही होते हैं जैसे माता पिता होते हैं दिखने में, ठीक है। ये फिनोटाइप जीनोटाइप 2 तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये बताऊंगा आगे जब मैं इस चीज़ को प्रॉपर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं खत्म करूंगा तो फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तुम लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होती है? जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। और इन्वायरमेंट क्या होता है? जो वातावरण जिसमें हम रहते हैं, जहाँ से हम सीखते हैं। देखो, लैंग्वेज माता पिता से नहीं मिलती है, लैंग्वेज मिलती है हमको इन्वायरमेंट से। कि इंडिया में पैदा हुआ किसी बच्चे को जैसे ही जन्म हो, वैसे तुम अमेरिका भेज दो तो वो हिंदी नहीं सीखेगा वहाँ जा करके, वो इंग्लिश में ही बोलेगा। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उस पर हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ये हमको विलियम वुड्सवर्थ ने बताया था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे आगे सारा डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। या विकास की सीमा तय करता है, आसपास का माहौल या विकास के अवसर प्रदान करता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ से ये क्लास तुम लोगों की ख़त्म हो जाती है। और अगर तुम लोगों को ये सारे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे एक ये चीज़ भी बताना मैं भूल गया था, यूपी टेट के लिए एक और एमपी टेट के लिए एक मैंने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। पेड टेस्ट सीरीज़ है, आई थिंक 189 की है। और ई बुक वगैरह जो है, जो भी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ई बुक है, वो सारी चीज़ें भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, और बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा अच्छा यूपी टेट का एग्ज़ाम दो, एमपी टेट का अच्छे से एग्ज़ाम दो।